हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी कक्षा 10 व्याकरण में पत्र लेखन महत्वपूर्ण है, यानी कि पत्र लेखन अनिवार्य है। तो आज हम अपने पत्र लेखन पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो पत्र लेखन पर चर्चा करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। आपने देखा होगा कि अक्सर हम अपनी भावनाओं को एक लिखित रूप में अभिव्यक्त करते हैं, यानी लिखित रूप में हम अपनी फीलिंग्स को किसी दूसरे के सामने रखते हैं। तो ये हमारा एक पत्रों का प्रकार हो सकता है। यदि व्यक्ति पास होता है तो इंसान जो होता है वो कहकर अपनी भावनाएं प्रकट कर देता है। यदि हम किसी से दूर होते हैं तो हम अपनी भावनाओं को लिखकर व्यक्त करते हैं, मैसेज के थ्रू व्यक्त करते हैं। तो पहले समय में पत्र लेखन के माध्यम से व्यक्ति अपनी भावनाओं को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता था। अब यहाँ पर बात आती है कि पत्र लेखन कितने प्रकार का होता है। पत्र लेखन बच्चों दो प्रकार का होता है। एक औपचारिक पत्र लेखन कहलाता है और एक अनौपचारिक पत्र लेखन कहलाता है। तो आज हम आपको अनौपचारिक पत्र लेखन से पहले औपचारिक पत्र के बारे में बताएंगे। औपचारिक पत्र का प्रारूप क्या होता है, औपचारिक पत्र को किस प्रकार से लिखा जाता है और औपचारिक पत्र के अंतर्गत कितने प्रकार के पत्र आते हैं। तो यहाँ पर औपचारिक पत्रों के अंतर्गत यूं तो 14 प्रकार के पत्र आते हैं, 14 टाइप्स के पत्र आते हैं, लेकिन मेन रूप से यदि हम बात करें तो केवल 5 प्रकार के पत्र ऐसे होते हैं जो एक औपचारिक पत्रों के रूप में आते हैं। कार्यालय से संबंधित पत्र औपचारिक पत्र होते हैं, स्कूलों से संबंधित पत्र औपचारिक पत्र होते हैं, एक अधिकारी का दूसरे अधिकारी को पत्र देना औपचारिकता के अंतर्गत आता है। कोई भी शिकायती पत्र यदि हमें देना होता है वो भी औपचारिकता में आता है। संपादक के नाम पत्र जो होता है वो भी औपचारिकता में आता है। तो चलिए हम औपचारिक पत्रों के प्रारूप को समझते हैं कि किस तरह से पत्रों को लिखा जाता है। अक्सर बच्चों ने देखा होगा कि जब हम पत्र लिखते हैं हमें पता ही नहीं होता कि पत्र को शुरू कहाँ से करते हैं, पत्र की शुरुआत कहाँ से करते हैं और पत्र का एंड कहाँ करते हैं। तो देखिए मैंने आपके सामने यहाँ पर एक प्रारूप रखा है, यानी कि पत्रों का एक प्रारूप होता है, किस प्रारूप से हम औपचारिक पत्र लिखते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने आपके सामने रखा है यहाँ पर प्रेषक। प्रेषक का मतलब होता है भेजने वाला। ऐसे समझिए, प्रेषक यानी कि भेजने वाला। पहले रूप में प्रेषक आता है, भेजने वाला आता है। यानी कि भेजने वाला कौन, जैसे कि मैं आपके लिए एक पत्र भेज रही हूँ, अर्थात मैं किसी दूसरे को पत्र भेजने का कार्य करती हूँ। तो यहाँ पर क्या है, मैं प्रेषक कहलाती हूँ। उसके बाद में यहाँ पर दिनांक डाली जाती है, यानी कि प्रेषक यानी कि मैं अगर पत्र लिख रही हूँ तो उसमें मेरा नाम आएगा, मेरा पूरा एड्रेस आएगा। तो प्रेषक के रूप में यहाँ पर हमारा पूरा क्या जाता है, एड्रेस आ जाता है। हमारा पूरा यहाँ पर क्या आता है, पता आता है। इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत हमारा पता आ जाता है। तो ध्यान से समझ आ गया होगा। उसके बाद में जब मैं अपना पूरा पता दे रही हूँ, अर्थात प्रेषक ने अपना पूरा पता यहाँ पर इधर की साइड से लिखना शुरू कर दिया, ध्यान से समझते रहिए। तो उसके बाद में जब मैंने अपना पूरा दे दिया, देने के बाद में फिर मैं दिनांक डालूंगी, अर्थात मैं क्या करूंगी, डेट डालूंगी। डेट भी हमारी जब मेरा पूरा पता हो गया, यानी कि प्रेषक ने पूरा अपना एड्रेस दे दिया, भेजने वाले ने अपना पूरा पता दे दिया, उसके बाद में हम दिनांक लिखते हैं, यानी वो दिनांक लिखते हैं जिसमें हम ये पत्र लिख रहे होते हैं। थर्ड नंबर पर होता है प्राप्तकर्ता। अब प्राप्तकर्ता कौन है, उदाहरण के रूप में ऐसा समझ लीजिए कि मैं भेजने वाली हूँ, प्रेषक मैं हूँ और प्राप्तकर्ता आप हैं, आप में से कोई एक है। तो ऐसी स्थिति में जो प्राप्तकर्ता है उसका पूरा एड्रेस आता है, उसका पूरा पता आता है। जब उसका पूरा पता कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में हमारा आता है विषय, यानी कि किस विषय पर हम अपना पत्र लेखन कार्य करने जा रहे होते हैं। पत्र लेखन कार्य को करने के लिए मेन चीज विषय होती है, और जब विषय हमने अपने प्रश्न से ले लिया, अब विषय कहाँ से आता है, प्रश्न से, यानी कि जहां से हमारा प्रश्न लिया है, जहां से हमारे पास प्रश्न आया है, उसी प्रश्न से हमारा क्या होता है, विषय निकालते हैं। विषय निकालने के बाद अब हम क्या करते हैं, संबोधन शब्द का प्रयोग करते हैं। संबोधन शब्द का यूज करते हैं, कैसे करते हैं, मान्यवर, श्रीमान जी, महोदय, महोदया। अक्सर ऐसा होता है बच्चे महोदय और महोदया में अंतर नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते, क्योंकि महोदय और महोदया में ज्यादा अंतर नहीं होता, सिर्फ एक आ की मात्रा का होता है। जहां पर हम किसी मेल के लिए पत्र लिख रहे होते हैं वहां महोदय शब्द आता है, जहां फीमेल के लिए पत्र लिख रहे होते हैं वहां पर महोदय आता है। तो महोदया यानी कि संबोधन शुरू हो जाता है यहां से। अब उसके बाद हमारी विषय वस्तु, यानी कि वो जो हमारा प्रारूप है, कैसे प्रारूप,
यानी कि जिस भी विषय से, ये जो हमने विषय 4th नंबर पर हमने लिया था विषय, इस विषय से संबंधित जो भी हमें लिखना होता है, यानी पूरी प्रक्रिया, पूरा जो प्रारूप होता है, पूरी जो विषय वस्तु होती है, प्रश्न से पता चलती है, विषय से पता चलती है, वो हम क्या करते हैं, विषय वस्तु के रूप में लिखना शुरू कर देते हैं। कब? जब हम अपने संबोधन को लिख देते हैं। संबोधन लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन से हम अपनी विषय वस्तु तैयार करते हैं। जब हमारी विषय वस्तु पूरी हो जाती है, अर्थात जो भी हमने अपना टॉपिक लिया होता है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद में हम क्या करते हैं, हम एक अभिनिवेदन देते हैं। अभिनिवेदन में कैसे? आपका आज्ञाकारी। स्कूलों के लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं? आपका आज्ञाकारी। तो ये हमारा होता है अभिनिवेदन। ये जो शब्द है हमारा अभिनिवेदन जो आता है ये आज्ञाकारी के लिए आता है। तो यहाँ पर अभिनिवेदन में आपका आज्ञाकारी या आपका शुभ चिंतक या आपका हितैषी या प्रार्थी, इन शब्दों का जो प्रयोग हम करते हैं वो अभिनिवेदन में आता है। और उसके बाद जो प्रेषक, यानी कि जो ये प्रेषक है, यहाँ देखिए ये प्रेषक जो है कौन है, यहाँ वाला जो प्रेषक है, यानी जिसने यहाँ पर पत्र लिखना शुरू किया था, वहीं आकर अंत में वो क्या हो जाता है, अंत में आने के बाद वो अपना नाम लिखता है। नाम लिखने के बाद अपने साइन करता है और पत्र का समापन कर देता है। अर्थात अपने पत्र का जो एक प्रारूप है उसके माध्यम से यदि वह व्यक्ति लिखता है तो निश्चित रूप से हम यहाँ पर पूरे मार्क्स ले जाते हैं, पूरे अंक प्राप्त कर लेते हैं। तो बच्चों, इस फॉर्मेट के आधार पर, यदि इस प्रारूप के आधार पर आप अपने औपचारिक पत्र को लिखेंगे तो मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि आपका एक भी नंबर कहीं कट नहीं होगा। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक फॉर्मेट के रूप में बताना चाहूंगी कि कितनी लाइनों को छोड़ने के बाद किस तरह से हम अपने पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बच्चों को जब पत्र लिखने का समय आता है, यानी जब एग्जाम में पत्र बच्चे लिखते हैं, तो वो ये बोल जाते हैं कि हमें किस तरह से लिखना है, कितनी लाइनें छोड़ के लिखना है। तो देखिए, ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या है कि जब हम पत्र शुरू करते हैं तो पत्र को हम शुरू करते हैं इस साइड से, यानी कि जिस साइड से हम पत्र शुरू कर रहे होते हैं तो उसमें क्या है, यहाँ पर हमें ऊपर की 2 लाइनों को छोड़ना होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा। 2 लाइनों को छोड़ने के बाद प्रेषक आ जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया भी था कि पत्र को एक पॉइंट के रूप में यदि हम देखें, उसके प्रारूप के रूप में यदि हम देखेंगे तो उसमें सबसे पहले प्रेषक आता है, यानी भेजने वाला कौन होता है उसका पता आ जाता है। उसके बाद एक लाइन को छोड़ा जाता है। एक लाइन छोड़ने के बाद फिर दिनांक आती है। दिनांक लिखने के बाद फिर एक लाइन छोड़ी जाती है। फिर हम क्या करते हैं, यदि हम जिसको भेज रहे होते हैं, जिस कार्यालय में भेज रहे होते हैं, सेम पैटर्न इसी तरह से चलता है। सेम इसी प्रारूप के आधार पर हम नीचे बढ़ते हैं और जब हमारा वो पैटर्न कंप्लीट हो जाता है, अर्थात जो जिसे हम प्राप्तकर्ता कहते हैं, जिसको हम भेजना चाहते हैं, उसका प्रारूप जब हम पूरा कर देते हैं तो फिर हम एक लाइन को छोड़कर विषय लिखते हैं। विषय हमारा कंप्लीट हो जाता है। देखिए, विषय कंप्लीट होने के बाद फिर हमारा क्या होता है, हम एक लाइन छोड़कर लिखते हैं संबोधन शब्द। संबोधन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मान्यवर या श्रीमान जी, ये शब्द हम जब प्रयोग करते हैं तब भी हम क्या करते हैं, एक लाइन को छोड़ते हैं। और उस संबोधन को लिखने के बाद फिर हम कोई लाइन नहीं छोड़ते। संबोधन लिखकर बिल्कुल नीचे वाली लाइन से, यानी यहाँ पर हम संबोधन के बाद कोई लाइन नहीं छोड़ेंगे, यहाँ से हम अपनी विषय वस्तु को शुरू कर देते हैं। यानी कि जो भी हमारा टॉपिक है उस पर हम लेखन कार्य शुरू कर देते हैं। जब हमारे लेखन कार्य कंप्लीट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं, एक लाइन छोड़ देते हैं। यानी एक लाइन छोड़ने के बाद हमारा अभिनिवेदन आता है। अभिनिवेदन यानी कि जैसे आपका आज्ञाकारी शिष्य, भवदीय, प्रार्थी या हितैषी, शुभ चिंतक, इस तरह से हम अभिनिवेदन देते हैं। अभिनिवेदन होने के बाद फिर हम अपना पूरा, अभिनिवेदन के बाद क्या करते हैं, हम अपना पूरा एड्रेस देते हैं। यानी जो प्रेषक है वो अपने बारे में बताता है। एड्रेस का मतलब क्या हुआ कि वो अपने बारे में, जैसे कि मैं खुद अपना नाम दूंगी और अपने बारे में यहाँ क्या नाम देने के बाद कि मैं कौन हूँ, किस उस पर हूँ, और उसके बाद में यहाँ पर हम साइन करके दिनांक डाल देते हैं, यानी हस्ताक्षर कर देते हैं और दिनांक डाल देते हैं। तो ये जो पूरा प्रारूप है हमारा, यदि हम इसके अकॉर्डिंग अपना पत्र लिखते हैं, अपने पत्र को यहाँ पर अपनी आंसर बुक में लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या है, हम 100% मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि अक्सर बच्चों को यही समझ नहीं आता कि कितनी लाइनों को छोड़ने के बाद हम अपने पत्र को शुरू करें, किस तरह से
से शुरू करें। जैसे कि इससे पहले भी मैंने आपको एक पॉइंटों के रूप में यहाँ पर पॉइंट दिए कि ऐसे लिखें वैसे लिखें, ठीक उसी प्रकार से लाइनों का भी मैंने आपको बता दिया कि कितनी लाइनों को छोड़कर हमें कौन से शब्द को लिखना है, किस तरह से लिखना है। तो अब मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगी, जब भी हम अपने औपचारिक पत्रों को लिखते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, जब भी हम अपने औपचारिक पत्रों को लिखते हैं हमें केवल और केवल अपने विषय पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें कभी भी अपने पत्रों में अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक बातें हमेशा जो होती हैं औपचारिक पत्रों के अंतर्गत नहीं आती। कैसे आती हैं? औपचारिक पत्रों के अंतर्गत हमेशा वो बातें आती हैं जिन पर हमें चर्चा करनी होती है, या जो चीज हम बताना चाहते हैं। और कभी भी औपचारिक पत्र लिखते समय आप अपने टॉपिक से हटकर बातों को ना लिखें, और बहुत कम शब्दों में भाषा की सरलता के साथ, यानी कि आपके शब्द समझ में आने चाहिए। जिसको आप पत्र भेज रहे हैं, वो पत्र जो आप लिख रहे हैं, उन शब्दों का प्रयोग कुछ इस तरह से होना चाहिए जिससे कि जो आपके पत्र को पढ़ने वाला व्यक्ति है उसको समझ में आ सके। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, जब भी हम किसी पत्र को लिख रहे होते हैं, क्षमा प्रार्थी जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे होते हैं, निवेदन जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, विनम्र जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, आग्रह जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, मतलब जब भी हम किसी को पत्र लिख रहे होते हैं तो हमें क्या करना होता है, बड़े ही निवेदन भरे शब्दों का प्रयोग हमें करना होता है। क्यों? क्योंकि यदि हम कोई भी औपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो सबसे पहले हमारा वहां पर जो शब्द होते हैं वो निवेदन वाले होते हैं, तो उसको पढ़ने वाला जो व्यक्ति है, प्राप्तकर्ता जो है, वो क्या करता है, उसको पढ़कर उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि व्यक्ति जो है वो किस तरह से शब्दों में का प्रयोग कर रहा है, किस तरह से वो शब्दों के प्रयोग को करके अपनी बात को मनवाना चाहता है, अपनी बात को कहना चाहता है। तो कुछ ये मेन चीजें थी जो मैंने आपको बताई। यहाँ पर यदि आप इन बातों को सुनने के बाद भी अपने पत्र की प्रैक्टिस करेंगे, अपने पत्र के प्रारूप को देखेंगे और उसी के आधार पर आप प्रश्न को समझकर उसको लिखेंगे, तो उम्मीद करती हूँ कि आपके 100% रिजल्ट को कोई भी नहीं रोक सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देती हूँ। अगले किसी टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होते हैं। धन्यवाद।